नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। वक्फ संशोधन कानून भले ही देश में लागू हो चुका है और अब बीजेपी शासित राज्यों में एक्शन की भी तैयारी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून हिंसा और सियासत का अड्डा बन चुका है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वक्फ कानून पर धमकी दे डाली है। इमरान मसूद का कहना है कि हम 1 घंटे में इलाज करना जानते हैं और जिस दिन हम सत्ता में आएंगे 1 घंटे में इलाज होगा। मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ेंगे। वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि 2013 में वोट बैंक को खुश करने के लिए वक्फ कानून लेकर आए, लेकिन अब नए कानून से गरीब मुस्लिम को हक मिलेगा। पुराने कानून से केवल मुट्ठी भर माफियाओं का भला हुआ था। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वक्फ का लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया है, कोई कागज नहीं, कोई राजस्व का रिकॉर्ड नहीं। और अब नए कानून के तहत जब कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष के जरिए हिंसा भड़काई जा रही है। आज इसी पर करेंगे डिबेट। पहले रिपोर्ट। इस तरह इस कानून को मारता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर, कैसे बोल सकते हैं तुम? हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। वक्फ पर तूफान सियासी, इमरान मसूद की धमकी। कि जिस दिन सरकार में आएंगे 1 घंटे के अंदर इसको जो कानून बना करके लाए हो हम इसको ठीक करने का काम कर देंगे। वक्फ कानून से एतराज, इमरान मसूद करेंगे इलाज। और ये वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। हैदराबाद से 15 मिनट के बाद अब 1 घंटे वाली धमकी। अगर कोई मौका मिलेगा तो न्याय करना चाहेंगे, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे वाली भाषा, पता नहीं हैदराबाद के साथ क्या परेशानी है, इस बात से तो हम नहीं सहमत हैं। लेकिन जो संवैधानिक रास्ता है उस संवैधानिक रास्ते पे चल के जो न्याय संगत बात है वो निश्चित होनी चाहिए। मोदी का पलटवार, मुस्लिमों के हालात की कांग्रेस जिम्मेदार। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। योगी बोले वक्फ कानून की कार्रवाई, विपक्ष ने हिंसा भड़काई। वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। और वक्त महाबहस के सवालों का जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट, तो वो तमाम सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला सवाल, वक्फ कानून से एतराज, मसूद करेंगे इलाज, ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, मोदी योगी का प्रहार, हिंसा के लिए विपक्ष जिम्मेदार। जिस तरीके से वक्फ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने निशाने पर लिया है विपक्ष को, वक्फ कानून के खिलाफ विपक्ष की क्या ये कोई साजिश है? क्योंकि लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि इससे केवल भड़काने का काम किया जा रहा है, इससे गरीब मुसलमानों का भला होगा जिन्हें आज तक नहीं पूछा गया। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। समीर सिंह जी है प्रवक्ता बीजेपी, अशोक यादव जी हैं सपा प्रवक्ता, शुचि विश्वास हैं कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी, और डॉक्टर जीनत अंसारी है मुस्लिम स्कॉलर, हाजी नईम खान जी है मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है इस डिबेट पर। तो शुरुआत समीर जी आप ही से करने जा रहे हैं। आपने इमरान मसूद का बयान तो सुना होगा, ये पहले एक बार सुना गया था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, आज कहा जा रहा है कि 1 घंटे में इलाज कर देंगे। संसद से पास हुआ कानून है और बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा के लिखा जा रहा है कि उनको ये वक्फ संशोधन कबूल नहीं है। देखिए आस्था जी, 2 बातें कहूंगा। एक तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक तो संविधान की दुहाई देती है और गैर संवैधानिक काम करती है। चाहे वो इमरान मसूद हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, हमेशा नफरत की बात करते हैं। और इमरान मसूद का कोई ये पहली बार नहीं है
इमरान मसूद ने, इसके पहले भी कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी की थी वो बहुत निंदनीय है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया था। आज फिर उन्होंने उसी भाषा का इस्तेमाल किया। ये समाज को तोड़ने वाले लोग हैं, ये विध्वंस पहनाने वाले लोग हैं, ये दंगा करने वाले लोग हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता भी निरंतर वक्फ कानून को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आस्था जी, मैं बहुत तरीके से बताना चाहता हूं कि वक्फ कानून कोई हिंदू मुसलमान का कानून नहीं है। वक्फ कानून मुसलमानों की बेहतरी के लिए है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में केंद्र में और 17 में उत्तर प्रदेश में बनी, तब से हम निरंतर सबकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो। जिस प्रकार के हमने कानून बनाया है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक का कानून बनाया हो, नागरिकता का कानून बनाया हो, ऐसे बहुत सारे कानून हमने देश के अंदर बनाए हैं जो लोगों को विकास के रास्ते पर ले जाता है, जो लोगों को तरक्की के रास्ते पर ले जाता है, जो लोगों को उनके खुशहाली के रास्ते पर। ठीक है समीर जी, ये तमाम दावे हैं जो आप लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन उसके ठीक उलट एक तस्वीर ये भी है जो पश्चिम बंगाल से आई। इसके ठीक उलट बयान ये भी है जो इमरान मसूद दे रहे हैं, और समाजवादी पार्टी भी इस संशोधन का विरोध कर रही है। हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता। ठीक है समीर जी, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। अशोक जी, आपसे सवाल यही कि आज प्रधानमंत्री ने हिसार में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि इससे गरीब मुसलमानों का भला होगा, और अभी तक जो वक्फ का स्ट्रक्चर था या जो उसका हाल था उससे चंद मुट्ठी भर माफियाओं का भला होता था। गरीब मुसलमानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा और ना ही इस इशू पर किसी ने हाथ रखने की कोशिश की, सिर्फ तुष्टीकरण के कारण। बिल्कुल आस्था जी, चूंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती है और उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं। दूसरी बात, बाबा साहब ने एक बात इसी बात से मैं शुरू कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सरकार सब कुछ मुफ्त दे सकती है, शिक्षा नहीं, क्योंकि शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। और जिन गरीबों की बात माननीय मोदी जी कर रहे हैं, उन गरीबों को तो उन्होंने 5 किलो राशन पे लाके पटक दिया है। 5 किलो राशन जिस दिन नहीं मिलेगा वो गरीबों को भूखे पेट सोना पड़ेगा। इस स्थिति में इस हालात में ला दिए हैं मोदी जी, और वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर के गरीब मुसलमानों की बात कर रहे हैं। अरे गरीब मुसलमानों को लेकर के तो आपके मन में इतनी नफरत भरी है मोदी जी, आपके नहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी के मन में इतनी नफरत भरी है। आप मुसलमानों की क्या हित करेंगे? आप तो जिनका वोट लेते हैं गरीब हिंदुओं की, वो हिंदुओं के तो आप है नहीं। उनके नौकरियां आपने छीन लिया, उनके आरक्षण छीन लिए, उनके विकास के सारे रास्तों पर आपने ब्रेकर लगा दिए। हमारे नवयुवकों को लेकर के आस्था जी, अग्निवीर योजना आई थी, और अग्निवीर योजना ने उनको भरी जवानी में ही एक तरह से विधवा कर दिया, उनकी नौकरियां छीन लिया। हमारे किसानों का क्या हाल किया? आप जो गरीब हिंदू हैं उनको आपने जमीन पर लाकर पटक दिया, तो गरीब मुसलमानों के लिए आपके मन में क्या संवेदना होगी मोदी जी? और दूसरी बात, उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर के कहा, देखिए वक्फ बोर्ड एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर लैंड जिहाद का एक टूल है कि इसी बहाने हम जो है वक्फ की जमीनों को लूटेंगे, और वक्फ की जमीनों को ही नहीं लूटेंगे, इन्होंने भगवान राम की जमीनों को भी लूटा, इन्होंने किसानों की जमीनों को भी लूटने का कुत्सित प्रयास किया, लेकिन किसान अडिग हो गए, अड़ गए। तो इसी तरह वक्फ की जमीनों पर ही इनकी निगाह है, और दूसरा निगाह है 80-20 करने का एजेंडा। नहीं तो हिंदुस्तान में बहुत सारी समस्याएं हैं आस्था जी, एक भी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा भाजपा की सरकार के द्वारा। अभी उत्तर प्रदेश में देखिए कितना दंगा फैलाया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा, और दलित समाज को तो जिंदा। ठीक है अशोक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ शुचि विश्वास भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। शुचि जी, ये इमरान मसूद का जो बयान है, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि ये समय में बताने वाले बयान का तो हम समर्थन नहीं करते, लेकिन हाँ वक्फ संशोधन का विरोध सपा भी कर रही है और आप लोग भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया है कांग्रेस पार्टी को कि अगर आप इतना ही भला चाहते हैं तो क्यों नहीं अभी तक किसी मुस्लिम को आपने पार्टी का अध्यक्ष बना दिया? आप तक आवाज पहुंच रही है शुचि विश्वास जी? जी पहुंच रही है जी। मेरा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी पूछ रहे हैं कि आप लोग वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, सरकार को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं, तो बताइए अगर इतने ही हिमायती हैं तो कांग्रेस पार्टी ने अभी तक आजादी के बाद से किसी मुस्लिम को पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? देखिए, आज भीमराव अंबेडकर जी का दिन है। मुझे लगता है आज हमें संविधान और सामाजिक न्याय की बात जरूर करनी चाहिए, और पूरे देश में राहुल गांधी जी ने जो लॉ जगाई है और संविधान खतरे में है, ये बात बार बार कही है।
ये पुनः एक बार परिलक्षित हो गया। इस कानून की आड़ में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके हाथ में रेलवे दे दिया, पोर्ट दे दिए, बंदरगाह दे दिए, देश की सारी इकोनॉमी दे दी, रेलवे प्लेटफॉर्म दे दिए, उन्हीं को ये संपत्तियां देने की दिशा में एक नया प्रयास, एक नया कदम है। और अगर लोकतंत्र में अपनी बात को व्यक्त करना, अपने मतभेद या मत को स्पष्ट करना ये किसी प्रकार की धमकी है, तो फिर आप इसे धमकी समझ सकते हैं। और फिर ऐसी बहुत सारी धमकियां अभी आप लेटेस्ट देखें, लालजी सुमन, दलित सांसद, जो हजारों तलवारें लेकर के उन्हें दौड़ाया जा रहा है, क्या वो लोकतंत्र में शोभा देता है? क्या वो फूल बरसा रहे हैं? क्या सरकार पर यही स्टैंड भारतीय जनता पार्टी का ये भी है? तब भी नरेंद्र मोदी जी यही बोलेंगे क्या? और वक्फ को लेकर संपत्तियों पर कई बार बात हो चुकी है। अगर इतने ही हितैषी हैं, समाज की इतनी ही चिंता है, हाशिया पर आप झारखंड और छत्तीसगढ़ में देखें, दलित और आदिवासियों की जमीनों का भी यही किया। तो कॉर्पोरेट्स को लाभ पहुंचाने की दिशा में ही एक और ये प्रयास है। तमाम इसमें झोल है। चलिए, आप आरोप तो लगा रही हैं, लेकिन आपने सवाल का जवाब नहीं दिया जो पीएम पूछ रहे हैं कि अगर मुस्लिमों की इतनी बड़ी हितैषी है तो 50% लोगों को टिकट देके क्यों नहीं संसद पहुंचाती? अभी तक आजादी के बाद से क्यों नहीं कोई मुस्लिम अध्यक्ष हुआ कांग्रेस पार्टी का? मैं फिर लौटूंगी, लेकिन हमारे बीच में दो और मेहमान है, डॉक्टर जीनत अंसारी हैं और हाजी नईम खान जी। डॉक्टर जीनत अंसारी, बताइए, ये सब कुछ रिफॉर्म है क्या? वाकई इससे पहले इसके बारे में नहीं सोचा गया? आप इसे किस तरह देख रही हैं? क्योंकि अब इसको लेकर जो पॉलिटिक्स है वो हिंसा की तरफ जाने लगी है, वेस्ट बंगाल से जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं। ये जो एक वक्फ का जो बिल पास हुआ है, मेरी नजर में बहुत अच्छा एक डिसीजन है सरकार का, जिसका मैं दिल खोल के स्वागत करती हूँ। जो मतलब कि जो जमीन हमारी, जो हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी, उसके ऊपर सिर्फ एक तबके का उसके ऊपर काबिज हो गए थे, वही उसको चला रहे थे। और उसके अंदर जिस जमीन के ऊपर अस्पताल बनने चाहिए थे, महिलाओं के लिए कोई रोजगार का साधन बनना चाहिए था, हॉस्पिटल बनना चाहिए था, स्कूल कॉलेजेस बनने चाहिए थे, तमाम मतलब कि तमाम उसकी रहने के लिए गरीब शेल्टर बनने चाहिए थे, जिसमें गरीब विधवाएं, जो बेवाएं औरतें थी, उनके लिए एक साधन बनता। पर वो उन्होंने ऐसा कुछ ना करने के बाद उन्होंने सिर्फ अपनी कमाई बनाने का कोशिश किया। मतलब कि उनकी जो उनके बैंक अकाउंट्स थे उनकी वो बढ़ता गया, जो उनकी प्रॉपर्टीज थी वो बढ़ती गई। उन्होंने अगर स्कूल बनाया है तो वो भी स्कूल इस तरह से बनाया है कि वो सिर्फ उनकी कमाई का साधन है। तो इसलिए अब ये जो जैसे मेरे भाई ने कहा है कि ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा है, ये हिंदू मुसलमान का नहीं है। अगर इसमें हिंदू मुसलमान किया जा रहा है तो ये बहुत गलत है। ये देश को तोड़ने वाली राजनीति की जा रही है, जो बिल्कुल देश के खिलाफ है। ऐसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि मुसलमानों की लड़ाई है, मुसलमानों को हिंदुओं से कोई बैर नहीं है, वो मेरे भाई हैं, उनके साथ चलना चाहिए। अगर आपको है तो सरकार से आप अपील करें जा करके, आप कोर्ट का सहारा ले। आप अगर इससे कि आप जो आपने बताया कि वहां पे दंगे हो रहे हैं, आप हर जगह की रिपोर्ट आने लगी है, 3 लोगों की मौत हुई पश्चिम बंगाल में। तो मैं ये सब ये गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और ये सिर्फ ये जो कर रहे हैं, सिर्फ अपने बयानबाजी दे करके, इमरान मसूद जैसे बयानबाजी अपनी करके ये चुपचाप बैठ जाते हैं, तो अपने घर में सेफ है। जो पिसती है वो आम जनता पिसती है, परेशानी होती है हाजी साहब, ये बड़ी मुख्य बात इन्होंने उठाई है कि राजनेता तो बयान देकर अपने घर में सेफ्टी से है, नहीं तो सुरक्षा मिल भी जाती है, लेकिन आम जनता के अंदर जो भावना पैदा होती है, जो एक दूसरे के लिए नफरत पैदा होती है, क्या ये सही बयान है? क्या ये सही बयान है या ये सब कुछ भटकाया जा रहा है, भ्रमित किया जा रहा है, लोगों के अंदर नफरत भरी जा रही है? हाँ आस्था जी, पहले तो मेरा नाम थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए, मेरा नाम नाजिम है जी। आप नईम बोल रहे थे, नईम नहीं नाजिम है। और दूसरी बात ये कि यहाँ जिस तरीके से भड़काने वाली बातें हो रही है, तो हम ये कहते हैं मुल्क संविधान से चलता है, सब लोगों को संविधान में विश्वास रखना चाहिए। और देखिए, हम लोग संवैधानिक लड़ाई हमेशा लड़ते आ रहे हैं। अब देखिए, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का कानून पास हुआ, कानून बन गया, अब हम लोग इस वक्फ बोर्ड के संशोधन से ना खुश हैं, तो हमने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख अख्तियार करा। लेकिन जिस तरीके से मुर्शिदाबाद के अंदर ये घटना घटी, हमारे 3 भाइयों की मौत हुई, तो हम लोगों को बड़ा दुख है। और इतना दुख है कि हाजी नाजिम खान बता नहीं सकता कितना दुख है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी राज्य में की घटना हो, ऐसे राज्य में घटना नहीं घटनी चाहिए। और दूसरी बात, अभी आपने एक सवाल किया था, बड़ा अच्छा सवाल था कि मुल्क के वजीर आजम ने कहा कि हाँ देखिए, कांग्रेस का अध्यक्ष मुस्लिम क्यों नहीं है। बिल्कुल, देखिए, मुल्क के वजीर आजम की बात से हाजी नाजिम खान बहुत खुश है, क्योंकि जिस तरीके की बात कही गई है कि अध्यक्ष होना चाहिए, तो अब लग रहा है कि किसी भी राज्य में अगर चुनाव होता है तो भाजपा और कांग्रेस से मुख्यमंत्री जो सामने नाम आएगा वो मुस्लिम चेहरा होगा। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और देखिए, आने वाले वक्त में, फ्यूचर के अंदर, कभी भारत के अंदर मुल्क के वजीर आजम की जो जिम्मेदारी दी जाएगी,
पसमानदा मुस्लिम समाज को दी जाएगी, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है, क्योंकि मुल्क के वजीर आजम ने कहा कि पसमानदा समाज यानी मुस्लिम समाज, तो देखिए पसमानदा मुस्लिम समाज को भी आगे बढ़ाना चाहिए। और मुल्क के वजीर आजम ने जो कहा है कि भी हाँ देखिए अध्यक्ष बनना चाहिए, ये तो हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री भी बनाइए और मुल्क के वजीर आजम भी बनाइए आने वाले समय में। और रही बात अब वक्फ बोर्ड की जमीन की बात, देखिए वक्फ बोर्ड की जमीन की बात में ये कहा जाता है आस्था जी, जहां वक्फ बोर्ड अगर हाथ उठा देता तो जमीन उसकी हो जाती है, इस तरीके का तर्क दिया जाता। अब ये लगाइए आस्था जी, अगर मेरे बाप दादों की मिल्कियत वक्फ बोर्ड को दी जाती है तो वक्फ बोर्ड ने वो जमीन ले ली और उसके बाद वक्फ बोर्ड ने ध्यान नहीं दिया, तो 8-10 साल बाद अगर हम लोग जाते अपनी जमीन पे कि हमने कब्रिस्तान के लिए जमीन दी है या खानकाह के लिए दी है या इबादतगाह के लिए या मस्जिद के लिए, लेकिन वहां उस जगह पे कोई आलिशान बिल्डिंग खड़ी हो तो हम लोगों का पूछना लाजिम है वक्फ बोर्ड से कि भाई हमने जो जमीन दी थी वो जमीन आपने कहाँ दी है। तो जब पर इस तरह के सवाल हमने देश में कभी सुने नहीं नाजिम साहब, हाँ, कि वक्फ बोर्ड को जाके किसी ने क्वेश्चन किया हो कम्युनिटी के अंदर से कि भाई ये जमीन तो चैरिटी के लिए थी, फला चीज के लिए थी, कैसे यहाँ पर 5 स्टार होटल बन गया या कैसे किसी बिल्डर का प्रोजेक्ट वहां पर खड़ा हो गया। हाँ आशा जी मेरी बात पूरी हो जाने, साठ गांठ का आरोप ज्यादा लगता है। हाँ आशा जी देखिए फिर वक्फ बोर्ड हरकत में आता है, वक्फ बोर्ड 10 साल में जाके अपना दावा पेश करता है कि हाँ ये जमीन हमारी थी, तो फिर उसके बाद क्या होता है ये कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड जब डीएम के द्वारा शासन प्रशासन के द्वारा अगर वो जमीन लेने की बात करता है जो हमारी मिल्कियत थी, जो हमारे बाप दादों ने उसे दिया था वक्फ के नाम पर, तो अगर वो जमीन वक्फ बोर्ड वापसी लेता है तो फिर इल्जाम ये लगा दिया जाता है कि जहां पर वक्फ बोर्ड हाथ रख देता वो जमीन उसकी हो जाती है। इस तरीके का भ्रम पूरे देश के अंदर फैलाया जा रहा है। बिल्कुल आप जो सवाल उठा रहे हैं नाजिम साहब, अब जरूर मैं उसका कॉन्टेक्स्ट समझ पा रही हूं, लेकिन उसके साथ एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि इतनी पेचीदगियां, इतनी उलझन उलझती रही, कभी कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर नहीं आया जिसने सबको एड्रेस किया हो और इस सब पर किसी तरह का कोई संज्ञान लिया हो, इस सब के फैसले कहां होते रहे जीनत जी? चोर ही अगर सरकार में बैठे हुए होंगे कि अगर चोर के घर में ही अगर कोई चोरी करने जाएगा तो पॉसिबल बात नहीं है। अभी तक जो जितनी सरकारें पीछे गई है तो उन्होंने चेयरमैन जो बनाए वो अपने ही चेयरमैन बना रखे हैं, और चेयरमैन ही जब धांधलेबाजी करा रहे हैं तो फिर आदमी किसका दरवाजा खटखटाएगा? जाहिर सी बात है फिर सरकारी को इंटरफेयर करना पड़ेगा। जैसे 3 तलाक का मुद्दा हुआ जो कि हमारे मजहब में नहीं था, पर उसके अंदर मौलाना उन्होंने किसी ने कभी कोई ऑब्जेक्शन कोई नहीं बताया, उन्होंने कह दिया कि 3 तलाक हो गई है। उसके अंदर जब फाइनली जब सरकार ने उसमें इंटरफेयर किया तो महिलाएं जागृत हुई और महिलाओं को पता चला कि हाँ एक बार में 3 तलाक कहने 3 तलाक नहीं होता है। अब इसी तरीके से वक्फ की जो जमीन है वो कहाँ गई, कैसे गई, अगर कोई बोलना भी चाहता था तो उनको दबा दिया जाता था। तो अब ये है कि आज हम लोगों के साथ में एक सुरक्षा है, आज हम लोग बोल सकते हैं, आज हम लोग पब्लिक को समझा सकते हैं, आज हम जो गरीब बेवा यतीमों की जो जमीन है हम उनको उनके घर तक उनका हक उन तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो सरकार का कदम है ये वाकई बहुत अच्छा है। और मेरे यादव जी बताइए, यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, जो गरीब मुसलमान है जिन तक एक्चुअल में पहुंचना चाहिए था ये सब, ये नहीं पहुंचा। आपस में या तो साठ गांठ हो गई या फिर किसी ने कंप्लेन ही नहीं की, उसको इसी तरह उसी हवाले छोड़ दिया गया, और ना ही कोई ऐसा सिस्टम था जो जाकर क्वेश्चन कर पाए कि भाई हाँ क्या हिसाब है, किसकी जमीन है, क्या बन गया, क्यों बन गया, कहां जानी थी। अब कम से कम उसके लिए कुछ आया है। तो अब मुझे बताइए कि इसका विरोध क्या मोदी विरोध के नाम पर किया जा रहा है या फिर आप स्कॉलर्स की बात सुन ही रहे हैं? देखिए आस्था जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाने में विश्व की नंबर 1 पार्टी है। ये हर चीज को लेकर भ्रम फैलाती है। बहुत सारी बातें वक्फ के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं पूरी तरह से कोरी बकवास और झूठ है। वक्फ बोर्ड को ये लोग साबित करते हैं कि ये भूमाफिया गैंग है। अरे भैया, वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत आती है संस्था है। और दूसरी बात देखिए, वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम पर दान देना, लेकिन भाजपा क्या करती है? भगवान के नाम पर लूटती है, माँ गंगा के नाम पर लूटती है, भगवान राम के नाम पर लूटती है। तो वक्फ का मतलब ये लोग समझते ही नहीं है। वक्फ का मतलब दूसरा बताती है भाजपा। और अगर आपने कहा पिछड़ा, गरीब, मुसलमान और क्या क्या चीजें, आप ये बताइए जो माननीय मोदी जी जिन वर्गों की बात किए, आज से नहीं 2014 से लेकर अब तक उन वर्गों का क्या हालत बना के छोड़ा इन्होंने।
इन्होंने गरीबों की बात किया, गरीबों की हालत बना दिया इन्होंने। गरीब आज जिस हालत में है आस्था जी कि उसको 5 किलो राशन न मिलो, मैं इसके पहले बोल चुका, भूखों मर जाए वो। आज उनकी नौकरियां छीन ली गई, उनका आरक्षण छीन लिया गया। आज देखिए जिस तरह से जो हमारे गरीब समीर जी, आपका जवाब, इस तरह से हमले हो रहे हैं। आप ओवरऑल गरीबों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों के भीतर जो पिछड़े गरीब हैं, पूछना चाहता हूं उनकी बात अभी तक क्या सुनी गई है? मंदिर आंदोलन में क्या भूमिका थी? कारसेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी थी। दूसरा, राम मंदिर के निर्माण में समाजवादी पार्टी के नेता ने कितना चंदा दिया, यह समाजवादी पार्टी को बताना चाहिए। तीसरा सवाल है कि समाजवादी पार्टी ये कह रही कि साहब चंदा आपको पता नहीं है, जानकारी करेक्ट करिए। राम मंदिर के निर्माण में 400 करोड़ रुपए की जीएसटी राम मंदिर ट्रस्ट ने दिया है, वो जनता के पैसे से सरकार को पैसा गया। हम जो वक्फ कानून बनाए हैं वो कोई हिंदू और मुसलमान का कानून नहीं है, वो मुसलमानों के बेहतरी के लिए कानून है। उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, उसके पैसे का उपयोग बढ़ेगा, उसके पैसे का सदुपयोग होगा। वो मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम बच्चों के लिए पढ़ाई और लिखाई और दवाई में उस पैसे को खर्च किया जाएगा। किसी को भी नाजायज खर्च करने का अधिकार नहीं होगा। अगर ऐसा कानून भारत सरकार बनाती है तो आपको आपत्ति किस बात की? अशोक जी 10 सेकंड, उसके बाद मैं शुचि जी का रुख करूंगी। क्या भ्रष्टाचार होना चाहिए? आप चाहते हो कि वक्त की संपत्तियों की लूट होनी चाहिए, माफियाओं का कब्जा होना चाहिए, वो यतीम और मुसलमानों के लिए चाहिए? आप मुसलमानों के हिमायती हो कि आप मुसलमानों के विरोधी हो? ठीक है, इस पर जवाब अशोक जी 10 सेकंड, उसके बाद शुचि विश्वास। आखिर लाखों करोड़ों हेक्टेयर जमीन पर। तो सुनिए समीर जी, मुझे लग रहा है आपको तो आवाज ढीले जा रही है या आ ही नहीं रही है। ठीक है, एनीवेज अशोक जी बोलिए। देखिए ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि इस पैसे का सदुपयोग होगा, यह बात कौन पार्टी कर रही है? रुक जाइए समीर जी, पैसे का दुरुपयोग कर लिया तो भगवान राम के पैसे का दुरुपयोग कर लिया, जो किसानों के साथ जो पैसा उसके साथ दुरुपयोग कर लिया। आप ये बताइए, माँ गंगा के साथ कभी कोई कल्पना कर सकता है कि उनके नाम पर इन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया? कोई कल्पना करते हो पर लूट मचा सकते हैं? कोई कल्पना नहीं कर सकता कि युवाओं के साथ इन्होंने इतने बड़े धोखा किया। इन्होंने कोई कल्पना नहीं कर सकता महिलाओं के इतने बड़े बोर्ड पर जवाब नहीं दे रहे हैं आप। देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर मैं फिर वही कहूंगा, जो गरीब पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ये मुसलमानों के भी दुश्मन है और आखिर मुसलमानों के भी दुश्मन है। क्योंकि इन्होंने एक कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। आपने किसी को छूटा है क्या? ऐसा कोई सगा नहीं भाजपा ने ठगा नहीं, तो किसी वर्ग आपने इंसानों को ठगा, आपने किसानों को ठगा, आपने महिलाओं को ठगा, आपने युवाओं को ठगा, ठीक है। मैं फिलहाल आप दोनों को रोकना चाहूंगी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। शुचि विश्वास जी, ठीक है, शुचि विश्वास जी फिर उसी प्रश्न पर आते हैं जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया कि आप लोग लगातार मुसलमान, उनके मसाइल और इस सब की बात करते रहते हैं और इसको लेके भाजपा सरकार को घेरते हैं। आज़ादी के बाद से जो समय है, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट्स की अगर बात की जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट मैं इसलिए कह रही हूं कि उसे स्पेशली कोट किया आज प्रधानमंत्री ने, 41 साल तक, आज़ादी से लेकर अब तक की बात कर रही हूं, 41 साल तक एक ही परिवार का दबदबा रहा। मतलब एक ही परिवार के इर्द गिर्द जो है कांग्रेस अध्यक्ष का पद रहा, जिसमें पूरी गांधी नेहरू फैमिली आती है, एक एक करके आप पंडित नेहरू से लेके आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक गिन लीजिए, एक भी मुस्लिम नहीं। यही आज प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा। देखिए कि ना तो आपने उनके कभी मसाइल या उनके कभी मुद्दों को हल करने की कोशिश की, केवल एक आपने देश के अंदर एक पर्सनल लॉ बोर्ड बना करके उसके हवाले छोड़ दिया, हर बात में उनकी सलाह, लेकिन होता कुछ नहीं, जो जैसा है वो यथास्थिति चलता रहा। यही प्रधानमंत्री ने कहा कि यही वजह है कि पिछड़ा पिछड़ा ही रह गया, पंचर बना के अपना गुजारा करता है, ये पीएम ने कहा। जी, स्टेप बाय स्टेप उत्तर दूंगी। पहला तो ये कि गांधी परिवार से भारतीय जनता पार्टी और उसके सभी शीर्ष नेता गोडसे के उत्तराधिकारी होने के नाते सदा से कुंठाग्रस्त है। इस विषय का प्रत्युत्तर बहुत बार दिया जा चुका है। दूसरी बात, हमारे भाजपा के साथी ने बताया कि राम मंदिर ने भी 400 करोड़ रुपए का जीएसटी दिया। बड़े शर्म की बात है भैया, रामलला से भी आपने वसूली कर ली। लेकिन जो चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट का चंदा लेके चंपत हो गए थे, जिसको राष्ट्रीय स्वयं सेवक राम मंदिर पर स्वयं ही जांच करा के स्वयं ही क्लीन चिट देके, लिसन 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 लिसन, मैं सुन रही हूँ, बस आप विषय पर रहिए। दूसरा, बड़े शर्म की बात है,
ऑल थ्रू। जी जी, बड़े शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जैसा आप व्यक्ति वक्फ बोर्ड पर अपने बोलिए। देश आपसे की सवाल पूछा गया है कि आप मुस्लिम करते हैं, आप पर आरोप लग रहा है तुष्टीकरण का। मैं सवाल पे आ रही हूँ, सवाल के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, जैसे आप बाकी लोगों को नहीं, मेरे पास 1.5 मिनट का वक्त है। दूसरा, आप पट्टी चला रहे हैं कि वक्फ की बोर्ड से, जी वक्फ के बोर्ड से कोई आपकी पट्टी चल रही है, कोई राजस्व नहीं, कोई टैक्स नहीं। तो मैं पूछना चाहती हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खातों का 70 सालों से ऑडिट क्यों नहीं हुआ? यूपी जब प्रधानमंत्री आपदा कोष था उसके बावजूद पीएम केयर फंड बनाया, सीएम केयर फंड बनाया, इन सबको ऑडिट के दायरे से बाहर क्यों रखा गया? जो ये अंडर द टेबल हजारों करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड और चंदा लिया गया, इसकी कोई जांच और राजस्व की प्राप्ति क्यों नहीं? उसमें तो सभी पार्टियों का नाम था, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा, नाम तो सभी पार्टी का था। लेकिन कल को आप हमारे श्राइन बोर्ड पे सवाल उठाएंगे, कल के आप और धार्मिक संपत्तियों का सवाल उठाएंगे, तो आपको ये अधिकार कौन देता है? नहीं लिया। अभी नेशनल हेराल्ड में क्या आया फैसला सुप्रीम कोर्ट का? अब आप लोग विषय को इधर से मूर्ख आदमी, नेशनल हेराल्ड में किसी प्रकार के किसी भी आरोप की कोई पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि आपको आदत पड़ी है झूठ बोलने की, कभी पोल स्कैम के नाम पे, कभी बोफोर्स के नाम पे, कभी हेराल्ड के नाम पर। एक पैसे का आरोप आज तक सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन अब दंगाइयों का ये आप इस पर जवाब नहीं दे पाई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 50% पर उनके मुद्दों के नाम पर आप विरोध की राजनीति करेंगे। जितना ज्यादा डिवीजन हो, क्या यहाँ भी मोदी विरोध में इसका विरोध हो रहा है, या आप लोगों के पास कोई तर्क भी है? समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि क्यों नहीं राहुल गांधी ने हाउस के अंदर वक्फ संशोधन को लेकर कोई बात रखी है, या इस मुद्दे पर उस तरीके से खुलकर बोला है? मुसलमानों की बेहतरी के सिर्फ राजनीति होगी। आपके पास आशा जी, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में मुसलमान को घसीटा जाता है, मुसलमानों को दौचा जाता है। अगर कांग्रेस और भाजपा अगर मुसलमानों के हित के बारे की बात करती है तो मुसलमान को आगे लेकर, मतलब वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, तो वोट बैंक का इस्तेमाल करती है कांग्रेस और भाजपा। कभी मुसलमान के ना कभी दर्द में काम आई है, ना कभी मुसलमानों को ये पूछा कि भी आपको क्या परेशानी है। तो देखिए कांग्रेस और चलिए, समय खत्म हो रहा है, लेकिन इस पर बहस जिस तरह हम रोज चर्चा करते हैं और देखते हैं कि अभी और लंबी चलेगी, लेकिन इस बीच मौजूदा सच्चाई ये है कि वक्फ में संशोधन होकर अब ये कानून का रूप ले चुका है। पश्चिम बंगाल से हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो राजनीतिक वार पलटवार हर दिन के साथ और प्रबल होते जा रहे हैं। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।